नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में, जिसमें एक एक करके आपको कोविड-19 महामारी और सभी खबरों के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हिंदू मुसलमान भूलकर इस बीमारी से लड़ने में देश के साथ हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। कोरोना वायरस लॉकडाउन 10 पॉइंट में जानिए सोमवार से कहां मिलेगी छूट, कौन कौन से काम फिर से होंगे चालू। जी हां दोस्तों, सरकार ने कोरोना वायरस संकट के बीच लोगों को हो रही दिक्कतों को कुछ हद तक कम करने के लिए कुछ सेवाओं और कामकाज की 20 अप्रैल से अनुमति देने का फैसला किया है। ये सेवाएं और गतिविधियां नन कोविड-19 एरियाज या कोरोना से कम प्रभावित क्षेत्रों में चालू होंगी। सरकार ने शनिवार को इन सेवाओं और गतिविधियों से जुड़ी एक नई लिस्ट जारी की है। साथ ही कहा गया है कि कोरोना संक्रमित इलाकों में इस तरह की गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी। इस सूची में आयुष समेत स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि एवं बागवानी गतिविधियों, मछली पकड़ने, वृक्षारोपण गतिविधियों, अधिकतम 50% श्रमिक के साथ चाय, कॉफी और रबर और पशुपालन को रखा गया है। नई लिस्ट में स्वास्थ्य सेवाओं, खेती किसानी से जुड़े कामकाज, मछली पकड़ने और पशुपालन गतिविधियों की 20 अप्रैल से देश के कई हिस्सों में अनुमति होगी। इसके साथ ही अधिकतम 50% मजदूरों के साथ चाय, कॉफी और रबर बागान में काम किया जा सकेगा। मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों की अनुमति होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन और मास्क पहनना होगा। बिजली, पानी, गैस जैसी सार्वजनिक उपयोग की चीजें चालू रहेंगी। राज्यों के बीच और राज्य के अंदर माल ढुलाई की अनुमति होगी। निर्माण क्षेत्र के कामकाज को शुरू करने की अनुमति होगी। केंद्र और राज्य सरकारों के दफ्तर भी 20 अप्रैल से खुल जाएंगे। इस सूची में वित्तीय एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे निजी संस्थानों, छोटे लॉन्च इत्यादि को भी रखा गया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि इन गतिविधियों को मंजूरी देने का मतलब जनता की दिक्कतों को कम करना है, लेकिन मौजूदा दिशा निर्देशों का पालन करने पर ही इन चीजों की अनुमति होगी। सरकार ने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों को दफ्तरों, कार्यस्थलों और कारखानों में मानक संचालन क्रिया का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को एक ट्वीट करके कहा कि उन गतिविधियों और सेवाओं की सूची जारी की थी जो 20 अप्रैल 2020 से भारत में खुलेंगी। हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमित क्षेत्रों में ये कामकाज संचालित नहीं होंगे। इससे पहले जारी सूची में मोबाइल फोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, कपड़े और स्कूली बच्चों के लिए स्टेशनरी आइटम तथा किराने के सामान और दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को अमेज़न, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ये करने की अनुमति दी थी। इस सूची में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स को जरूरी सेवाओं के रूप में रखा गया है, ताकि इन्हें फिर से शुरू किया जा सकेगा। नारियल, मसाला, बांस और कोको के बागान और अनुसूचित जनजातियों द्वारा उत्पादित की जाने वाली वनोपज को भी सूची में शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति और स्वच्छता तथा बिजली लाइनों, दूरसंचार, ऑप्टिकल फाइबर और केबलों के बिछाने के कार्य को भी इजाजत होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन पार्ट 2 के 5वें दिन फिर बजेगी ताली और थाली, लेकिन सरकार के विरोध में। जी हां दोस्तों, 22 मार्च शाम 5:05 की वह तस्वीर याद कर लीजिए जिस तस्वीर में पीएम नरेंद्र मोदी की एक आह्वान पर लाखों करोड़ों लोग अपने घरों के बालकनी और छतों पर खड़े होकर ताली थाली बजाकर शंखनाद कर कोरोना वॉरियर्स का हौसला अफजाई किया था। पीएम मोदी के उस एक आह्वान पर क्या आम, क्या खास, क्या खिलाड़ी, क्या सिनेस्टार सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब लॉकडाउन पार्ट 2 के 5वें दिन रविवार को छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ताली और थाली बजाई जाएगी। ताली और थाली बजाने का शंखनाद छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। इसके लिए समय रात 7:05 पर तय किया गया है, मगर इस बार यह आयोजन किसी के हौसला अफजाई के लिए नहीं बल्कि केंद्र सरकार के निर्णय के विरोध में होगा। प्रदेश के विभिन्न व्यापारी वर्गों ने ऐलान किया है कि आज शाम 7:05 पे ताली थाली बजाकर केंद्र के निर्णय का जमकर विरोध करेंगे। दरअसल विरोध 20 अप्रैल से ऑनलाइन व्यापार शुरू करने की अनुमति का है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिदम्बरम ने सरकार से की गरीबों को मुफ्त खाना और नकदी देने की मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने रविवार को सरकार से गरीबों को नकद अंतरण करने और निशुल्क अनाज बांटने का अनुरोध करते हुए कहा कि सिर्फ एक संवेदना शून्य सरकार ही कुछ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोगों को नकदी की कमी है और वे मुफ्त के पके हुए भोजन के लिए कतारों में खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा इसके काफी सबूत हैं कि ज्यादातर लोगों के पास नकदी की कमी है और उन्हें मुफ्त का पका हुआ भोजन लेने के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है।
केवल एक संवेदना शून्य सरकार मूक बनी रहेगी और कुछ नहीं करेगी। चिदम्बरम ने पूछा, सरकार उन्हें भुखमरी से क्यों नहीं बचाती और हर गरीब परिवार को नकद रुपए देकर उनकी गरिमा की रक्षा क्यों नहीं करती। कांग्रेस नेता ने कहा, सरकार एफसीआई के साथ 7.7 करोड़ टन अनाज का एक छोटा सा हिस्सा उन परिवारों को निःशुल्क वितरित क्यों नहीं करती जिन्हें इस अनाज की जरूरत है। पूर्व वित्त मंत्री ने ट्विटर पर कहा, ये सवाल आर्थिक और नैतिक दोनों हैं। जब राष्ट्र असहाय होकर खड़ा है तो नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण दोनों सवालों का जवाब देने में नाकाम रहे हैं। चिदम्बरम उन गरीबों को नगद रुपए देने की मांग करते रहे हैं जिनके लिए देशव्यापी लॉकडाउन के बीच रोजगार के बिना जीविकोपार्जन करना मुश्किल हो गया है। देश में विभिन्न राज्य की सीमाओं पर गाँव में अपने घरों तक पहुँचने की कवायद में हजारों प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, जिससे कुछ स्थानों में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने में समस्या पैदा हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अरविंद केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कोई छूट नहीं, 27 को होगी समीक्षा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में शनिवार को सामने आए कोरोना वायरस के 186 मामलों को देखकर लगता है कि अब दिल्ली में कोरोना तेजी से फैलना शुरू हो गया है। यहां तेजी से कंटेनमेंट जोन भी बढ़ रहे हैं। हालांकि स्थिति अभी नियंत्रण में है। केजरीवाल ने कहा कि जिन जगहों पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया है वहां पर इसके मामलों में काफी हद तक सुधार देखने को मिल रहा है। इसे नियंत्रण करने में लॉकडाउन का भी अहम योगदान है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली कोरोना की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही है। विदेशों से आने वाले लोगों ने यहां कोरोना फैलाया है, इसमें मरकज का भी बड़ा योगदान रहा है। साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में पूरे देश की 2% जनसंख्या रहती है, लेकिन पूरे देश में कोरोना के जितने मामले हैं उसके 12% दिल्ली में हैं। सबसे ज्यादा मार दिल्ली को झेलनी पड़ी है। बीते कुछ दिनों में हमने हॉटस्पॉट में रैंडम टेस्ट कराए हैं। इस दौरान पाया गया है कि कुछ इलाकों में केस बढ़े हैं, वो भी तब जब वो हॉटस्पॉट हैं। कुछ लोग अब भी लापरवाही बरत रहे हैं। ये चिंता की बात है, मगर अभी हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। दिल्ली में बीते कुछ दिनों में ऐसे केस आए हैं जिन मरीजों में कोरोना वायरस का कोई लक्षण नहीं था, ना तो उन्हें बुखार था और ना ही खांसी, लेकिन वो कोरोना संक्रमित थे। वो औरों को भी कोरोना बांट रहे थे। ये बहुत खतरनाक स्थिति है, हमारे लिए चिंता की बात है। दिल्ली के सभी 11 जिले हॉटस्पॉट हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन से बढ़ी लोगों की समस्या, प्रधानमंत्री की मनमर्जी का नतीजा, दिग्विजय। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन से जनता को होने वाली परेशानी को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूर्ण तालाबंदी की घोषणा से पहले लोगों को वक्त न देकर प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपनी मर्जी चलाई, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिग्विजय सिंह ने रविवार को ट्वीट कर कहा, मोदी जी, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। यदि आप 24 मार्च को संपूर्ण लॉकडाउन करने के लिए 4 घंटों के बजाय 20 मार्च के देश को दिए गए संदेश में 4 दिन दे देते, जैसा कि अन्य देशों में हुआ है, तो यह समस्या खड़ी नहीं होती। लेकिन आप उस मनोवृत्ति के हो गए हैं, मैं और मेरी मर्जी। ऐसे में आपको जनता की समस्या की परवाह ही कहाँ है। केंद्र की मोदी सरकार पर जन भावनाओं की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि लोगों को लॉकडाउन से पहले संभलने का वक्त दिया गया होता तो वे अपनी जरूरतों के मुताबिक व्यवस्था करते, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय को तो सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती है। वहीं एक अन्य ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने लिखा कि जब कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए सरकार 300 बसें चला सकती है, वाराणसी में फंसे 1000 दक्षिण भारत के तीर्थ यात्रियों की वापसी के लिए बसों की व्यवस्था की जा सकती है, तो फिर लॉकडाउन की इस स्थिति में परेशान गरीब मजदूर वर्ग को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था करने में सरकार हिचकिचा क्यों रही है। उन्होंने पूछा कि जब विदेशों में फंसे भारतीयों की करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र सरकार ने खोला खजाना, निर्माण श्रमिकों के लिए बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट से उबरने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पंजीकृत 12 लाख निर्माण श्रमिकों को 2000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। राज्य के श्रम मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने यह जानकारी दी। ये राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमण के शुक्रवार को 118 नए मामले आने के साथ ही राज्य में अभी तक 3320 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि 20 अप्रैल से कुछ औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां शुरू होंगी, लेकिन यह कोरोना वायरस रोकथाम उन्मूलन के लिए तय नियमों के पालन के आधार पर होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी के सुझाव के बाद दिखा असर, सरकार ने चीन से भारतीय कंपनियों की सुरक्षा के लिए सख्त किए एफडीआई नियम।
जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के इस संकट में भारतीय कंपनियों के जबरन अधिग्रहण के खतरे को भांपते हुए केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश के नियमों को सख्त कर दिया है। अगर आसान शब्दों में कहें तो कोरोना वायरस की वजह से कई बड़ी और छोटी कंपनियों की मार्केट वैल्यू गिर गई है। ऐसे में उनका अधिग्रहण यानी ओपन मार्केट से शेयर खरीदकर मैनेजमेंट कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। इसीलिए सरकार ने नियम सख्त किए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में चीन के सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 1.1% हिस्सेदारी खरीदी है। HDFC में हिस्सेदारी बढ़ाने की इस खबर के बाद से ही प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई थीं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि आर्थिक मंदी ने कई इंडियन कॉर्पोरेट्स को कमजोर कर दिया। ऐसे में सरकार को ख्याल रखना चाहिए कि भारतीय कंपनियों पर विदेशी कंपनियां नियंत्रण ना कर सके। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में HDFC का जिक्र नहीं किया था। अब सरकार ने बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है। ऐसे में राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार को शुक्रिया कहा है। नए संशोधन के अनुसार पड़ोसी देशों में भारतीय कंपनियों में FDI निवेश के लिए अब सरकार अनुमति की आवश्यकता होगी। यह उन सभी देशों पर लागू होगा जो चीन के साथ, भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। आपको बता दें, किसी तरह के FDI प्रतिबंध पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश पर लगाए गए थे। DPIIT की ओर से जारी नोट के मुताबिक सरकार ने मौजूदा परिस्थितियों कोविड-19 महामारी के कारण में अवसरवादी अधिग्रहण, कंपनी को जबरन खरीदना या भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण पर अंकुश लगाने के लिए FDI पॉलिसी में बदलाव किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने नीतीश को लिखी चिट्ठी, अगर गुजरात और यूपी अपने राज्यवासियों को निकाल सकते हैं तो बिहार क्यों नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार में अप्रवासी मजदूरों का मुद्दा अब धीरे धीरे बड़ी राजनीतिक बहस की ओर मुड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष बसों की व्यवस्था कर राजस्थान के कोटा में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे राज्य के छात्रों को लाने की प्रबंध किया है। इस पर राज्य में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह कदम सराहनीय है, लेकिन बिहार का क्या करें, जहां हजारों छात्र कोटा के जिलाधिकारी से विशेष अनुमति लेकर आए, लेकिन बिहार सरकार ने उन्हें बिहार सीमा पर रोक प्रदेश में नहीं घुसने दिया। विद्यार्थी हो या अप्रवासी मजदूर, बिहार सरकार ने संकट में सभी को त्याग दिया है। तेजस्वी यादव सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने अब CM नीतीश को चिट्ठी भी लिखी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले, कोरोना वायरस महामारी एक चुनौती लेकिन मौका भी है। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संकट के दस्तक देने के बाद से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को कई तरह के सुझाव दिए हैं। अब उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस की महामारी भले ही एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यह देश के लिए एक बड़ा मौका भी है। हमें वैज्ञानिकों, इंजीनियरिंग, डेटा एक्सपर्ट को एकजुट करने की जरूरत है ताकि वे संकट के समय में जरूरी समाधान मुहैया करा सकें। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कोविड-19 महामारी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यह एक अवसर भी है। हमें संकट के समय नवीन समाधानों पर काम करने के लिए वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और डेटा विशेषज्ञों के बड़े समूहों को तैयार किए जाने की आवश्यकता है। इससे पहले राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा था कि कोरोना लॉकडाउन संकट की वजह से देश में आगे चलकर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी आने वाली है और इससे निपटने के लिए सरकार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और कंपनियों को राहत पैकेज देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि वह सरकार को रचनात्मक सुझाव दे रहे हैं। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा, कोरोना संकट की वजह से आगे चलकर देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी आने वाली है। इससे निपटने के लिए सरकार को MSME और बड़ी कंपनियों के लिए राहत पैकेज तैयार करना चाहिए। उनको सरकार को प्रोटेक्शन देना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जियो, एयरटेल और वोडा के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, 1 साल के लिए ये है सबसे सस्ते प्लान। जी हां दोस्तों, टेलीकॉम कंपनी अपने कस्टमर को खुश रखने के लिए नए नए प्लान लॉन्च करती रहती है। वोडाफोन, रिलायंस जियो और एयरटेल सहित तमाम कंपनी अपने ग्राहकों को अलग अलग तरीके से ज्यादा वैलिडिटी वाले प्लान पेश करती है। कंपनियों के पास 1 महीने से लेकर 3 महीने और 1 साल तक के प्रीपेड प्लान रहते हैं। 1 महीने वाले प्लान की कीमत तो कम होती है, हालांकि इसमें हर महीने रिचार्ज करने की झंझट रहती है। वहीं अगर आप 1 साल वाला रिचार्ज कराते हैं तो आपको औसतन कम खर्चे में ज्यादा डेटा और कॉलिंग मिलती है। साथ ही हर महीने रिचार्ज भी नहीं कराना पड़ता। इसलिए आज हम आपको जियो, वोडाफोन और एयरटेल के 1 साल वाले बेस्ट प्रीपेड प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के बीच खत्म हुई मोहलत, 20 अप्रैल से देना होगा टोल टैक्स।
जी हां दोस्तों, वैसे तो लॉकडाउन 3 मई तक के लिए लागू है, लेकिन अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों में ढील दी जाएगी। इस ढील के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 20 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की वसूली शुरू कर देगा। इस बाबत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने NHAI को एक पत्र भी लिखा है। NHAI को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा, टोल टैक्स की वसूली 20 अप्रैल 2020 से की जानी चाहिए। दरअसल बीते 25 मार्च को सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू लॉकडाउन की वजह से टोल टैक्स की वसूली अस्थायी तौर पर रोक दी थी, ताकि आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में आसानी हो। इसके बाद NHAI ने 11 और 14 अप्रैल को अपने मंत्रालय को पत्र लिखा। इस पत्र में टोल टैक्स वसूली शुरू करने पर जोर दिया गया। इस पत्र में NHAI ने टोल टैक्स वसूली के लिए तर्क देते हुए कहा कि गृह मंत्रालय ने कई कामकाज को 20 अप्रैल से अनुमति दे दी है। NHAI के मुताबिक टोल टैक्स की वसूली से सरकार को राजस्व मिलता है और इससे NHAI को भी धन लाभ होता है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने बताया है कि लॉकडाउन से NHAI को 1822 करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।